रहीम। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्ट लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हम इसको इस तरह करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर है इन चैप्टर वाइज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की। चैप्टर वाइज में सबसे पहले जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो पहले चैप्टर आता है उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम वो जो आम नॉर्मल जो बुक में या जो नॉर्मल यूट्यूब में पढ़ाए जाते हैं मतलब उस जैसे नहीं। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को हर पॉइंट जो उसको हमने अलग डिटेल से समझाना होता है। मतलब यहाँ पे हमने हर पॉइंट की डीप में जाना होता है, मतलब उसका बेसिक कंसेप्ट हमने सीखना होता है। तो ऐसे सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम का जो जितने भी लेक्चर है इसका पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए हम 10 क्लास के बेस पर बात करेंगे, फिजिक्स के बेस पर नहीं। तो 10 क्लास के बेस पर इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं उनके डिटेल के साथ हम इसका अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से यहाँ पे इसी ZM के एजुकेशन नेटवर्क में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह इसके बाद जो एसिड एंड बेस वाला चैप्टर है वही हम करेंगे सिमिलरली सो ऑन। तो अब स्टार्ट लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले जिस तरह नाम से वादे केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे केमिकल भी इन्वॉल्व होगा, इक्विलिब्रियम भी इन्वॉल्व होगा। इक्विलिब्रियम को आपने फिजिक्स में पढ़ा है, मैं इनको फिर बाद में भी समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम मतलब फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि वो भी किसी भी ऐसा मोशन या कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो जिस पे जितनी भी फोर्स है वो हमारे पास सारे सिमिलर हो, आया वो मोशन में हो आया वो हमारे पास स्टैटिक कंडीशन में, वो डायनामिक में या स्टैटिक में हो। तो इसके बेस पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी आता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की जिसकी हालत में चेंज ना आ जाए। जैसे ये कोई चेयर पड़ी है या मतलब ये मार का ये बोर्ड यहाँ पे पड़ा है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब इसकी हालत में कोई चेंज नहीं आता। अगर हम कोई पंखा चल रहा हो तो मतलब पंखा हम लगा दे, अगर 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद हम देख लें, पहले तो टाइम के साथ इनका स्पीड इंक्रीज होता है, जबकि जिसका ऐसा वक्त आता है जबकि इसका जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब उसके स्पीड में फर्दर चेंज मजीद चेंज नहीं आता, चाहे वो डिक्रीज या इंक्रीज कोई भी नहीं आता। जब भी मोशन में या उसकी स्टेट हालत में कोई भी चेंज आए तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम मतलब ये तो कि इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद केमिकल, अब हम आज के जो लेक्चर है उसमें हम केमिकल की तरफ जाएंगे और केमिकल को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल की। तो केमिकल को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? एस वर्ड को रेफर्स टू एनी सब्सटेंस आर कंपाउंड्स दैट फॉर्म्ड। सबसे पहले हमने केमिकल पढ़ना है कि मतलब केमिकल के बारे में हमने सब कुछ जानना होता है कि केमिकल, इसके बाद इक्विलिब्रियम के बारे में जानना है, इसके बाद इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। refers to any substance, the word chemical it refer to any substance or compounds that formed or used in any process or chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो जिसमें कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस वो हमारे पास फॉर्म बन रहा हो या हमारे पास इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको हम केमिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्टकट इनका हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये H2 एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरा हमारे पास आयोडीन गैस है। ये नॉर्मल जो मेट्रिक वाला बुक्स हैं उसमें अक्सर एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया जाता है। तो ये हमारे पास अगर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस प्रॉपर कंडीशन पे अगर हम इनको हम मिलाएं ट्रीट करें तो ये हमारे पास 2HI बनाते हैं। अभी अगर यहाँ पे बात करें ये जो हमारे पास पार्ट्स है इनको हम रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, जनरली इनको हम रिएक्टेंट कह सकते हैं। या रिएक्टेंट के अलावा ये जो हमारे पास स्पीशीज या ये जो हमारे पास कंपाउंड या ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। अगर वो स्पीशीज या वो कंपाउंड जो हमारे पास यूज़ हुए हैं या हमारे पास फॉर्म बन गए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वो सारे हमारे पास केमिकल कहलाते हैं। अब केमिकल इसके हमारे पास जो हमारे पास जो बन रहा होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो हमारे पास जो बन रहा होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, जबकि जो कंज्यूम हो रहे हैं वो उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो यूज़ हो रहा है या जो कंज्यूम हो रहा है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो हमारे पास जो बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट को आप इस तरह भी डिफाइन करते हैं। रिएक्टेंट इट इज द एनी स्पीशीज दैट कन्वर्ट या in which the old bond become break या in which bond breaking take place while the product it is the chemical species या the product it is the chemical species in the chemical reaction in any chemical reaction in any chemical process and which the new bonds are formed of new bond formation occurs। यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बन रहे होते हैं जबकि जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। जिस तरह अगर H2 की हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक बॉन्ड होता है। अगर हम I2 की बात करें तो इसमें हमारे पास बॉन्ड कुछ इस तरह होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे हमारे पास HI के दरमियान, यहाँ पे HH के दरमियान I के दरमियान बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास HI के दरमियान बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास कंप्लीटली ब्रेक हो चुके हैं जबकि इनके दरमियान हमारे पास बॉन्ड बन गया है। ये न्यू बॉन्ड है और ये हमारे पास ये ओल्ड बॉन्ड है। और जो ओल्ड बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड वो हमारे पास ब्रेकिंग उनकी हुई है
और जो हमारे पास जो न्यू बॉन्ड है उनकी हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है, और जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो हमारे पास रिएक्टेंट कहलाता है। इसमें फिर भी काफ़ी सारी डिटेल है, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। अब थोड़ा इसके बाद आगे क्लासिफिकेशन की तरफ थोड़ा जाते हैं, एक क्लासिफिकेशन करते हैं केमिकल की, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल करते हैं तो मुख्तलिफ बेसिस पर केमिकल को क्लासीफाई किया गया। अगर सबसे पहले हम बात करें केमिकल की, केमिकल को कुछ इस तरह भी क्लासीफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, या इन शॉर्ट में लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो केमिकल है वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ या तो हमारे पास वो ऑर्गेनिक होंगे या हमारे पास इनऑर्गेनिक होंगे। ये एक क्लासिफिकेशन हो गई। या हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे या हमारे पास इनऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल्स या हमारे पास ऑर्गेनिक होंगे या हमारे पास इनऑर्गेनिक होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिकल कौन से? ऑर्गेनिक केमिकल सारे वो केमिकल्स है जिस तरह द केमिकल्स दैट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सारे केमिकल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं वो सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल कहलाते हैं। और ये हमारे पास जरूरी नहीं, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा तफसील से जाएंगे तो ये हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन का या ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये डिफिनेशन भी सम टाइम फेल होता है, क्योंकि ये हमारे पास कुछ इस तरह भी कंपाउंड जिस तरह CCl4, तो ये एक ऑर्गेनिक है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल है। वो हम ऑन द बेस ऑफ उस बेस पर करते हैं कि ये हमारे पास डेरिवेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन है। डेरिवेशन मतलब वो हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो या डेरिवेटिव ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड हो, और यू कैन से हियर दैट आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ऑर्गेनिक स्पीशीज कहते हैं। ऐसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में CH4 आता है, बेंजीन आता है, C2H6 आता है, इसके अलावा ग्लूकोज आता है, C6H12O6 एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल है। अगर इनऑर्गेनिक केमिकल की बात हम बात करें, द केमिकल दैट कंटेन या द केमिकल that are या they are these are other than hydrocarbon mean carbon hydrogen containing bond are called या only carbon hydrogen containing, ये that contain only carbon hydrogen bond that are called hydrocarbon, in short hydrocarbon and their derivatives। वो सारे कंपाउंड्स वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल कहलाएंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन मीन वो सारे कंपाउंड जिस तरह CH4 हो गया, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, या जिस तरह C2H6 हो गया, इसमें हमारे पास सिर्फ कार्बन है, या जिस तरह बेंजीन हो गया C6H6, तो इसमें सारे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन है। तो एक सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अगर डेरिवेटिव की बात करें जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कोई और भी एलिमेंट्स हो, जिस तरह अगर हम बात करें ग्लूकोज की C6H12O6, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है यहाँ पे। इस तरह अगर हम बात करें हमाइन की बात करें CH3N2NH2, अगर इसकी बात करें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अगर हम सल्फर की बात करें, SH सल्फाइड की तयोल की बात करें, तो इसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ सल्फर भी मौजूद है। तो ये हमारे सारे डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और फिर डेरिवेटिव के अलावा जितने भी कंपाउंड वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इनऑर्गेनिक केमिकल की, वाटर जो वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक केमिकल स्पीशीज़ है, H2 इनऑर्गेनिक केमिकल स्पीशीज़ हैं, I2 इनऑर्गेनिक केमिकल स्पीशीज़ एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल स्पीशीज़ होते हैं। ये तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन हो गई। इसके बाद अगर हम दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, पहले एक क्लासिफिकेशन हो गई, अगर हम दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएँ ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे भी हमारे पास एसिड बेस्ड क्लासिफिकेशन भी होती है, एसिड बेसिस एंड साल्ट की बेस पर भी क्लासिफिकेशन होती है। और ये बात भी याद रखें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये जो हमारे पास ये इसका जो अलग चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन का अलग चैप्टर है, उसमें हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन की इसकी हम तफसील पढ़ेंगे यहाँ पे एसिड बेसिस साल्ट की तरफ। ये भी सारे हमारे पास केमिकल हैं।
सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो इसमें यहाँ पे जो 10th क्लास में जो सेकंड चैप्टर है उसमें हमारे पास आता है एसिड भी हमारे पास केमिकल्स है, वो सारे केमिकल हैं अकॉर्डिंग टू सिंपल। हम एक कंसेप्ट पढ़ते शॉर्टकट यहाँ पे, वो ज़्यादा तफसील की तरफ नहीं जाते। द केमिकल या द केमिकल दैट कैन डोनेट प्रोटॉन, वो सारे केमिकल जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके, और दैट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वो सारे स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ENS का शॉर्ट मतलब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके या हमारे प्रोटॉन दे सके, तो सारे हमारे पास एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर HCl की बात करिए तो ये हमारे पास एसिड कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास H++Cl नेगेटिव प्रोटॉन दे सकता है। H+ को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंपल जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसमें तो हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, एक हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। अगर सॉरी एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है नॉर्मल हाइड्रोजन में। अगर H+ की बात करें तो H+ मतलब इसमें प्लस चार्ज इस पर आए क्यों है, वो इस वजह कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से क्या होता है, सिर्फ उसमें एक प्रोटॉन रही है, तो इस वजह इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। मतलब इसने HCl ने प्रोटॉन दिया है तो ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास एक केमिकल हो गया। इस तरह अगर लोन पेयर एक्सेप्टेंस की हम बात करें तो H+ जो है वो हमारे पास इटसेल्फ हमारे पास एसिड दे। क्यों एसिड दे, क्योंकि अगर हम इनको Na3 के साथ ट्रीट कर दें तो ये हमारे पास अमोनियम आयन बनाता है NH4+। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो अमोनिया के साथ जो लोन पेयर होता है Na3 के साथ, वो ये हमारे पास ये प्रोटॉन जो होता है वो अमोनिया से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। तो लोन पेयर ऑफ एक्सेप्टेंस आर प्रोटॉन डोनर, दीज आर कॉल्ड एसिड। तो ये सारे हमारे पास एसिड हैं। इसके अलावा अगर हम बेसिस की तरफ जाएं, बेसिस हमारे पास द स्पीशीज या द केमिकल दैट कैन डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन और that can donate hydroxyl ion और इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सके, डोनेट कर सके, या हाइड्रोक्साइल आयन को डोनेट कर सके, और that can accept प्रोटॉन, या जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, तो हमारे पास सारे बेसिस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH हमारे पास ये एक ऐसा केमिकल है कि ये हमारे पास सोडियम प्लस जो होता है वो आयन हमारे पास देता है, सोडियम प्लस आयन देता है ना, सॉरी हाइड्रोक्सिल आयन प्लस देता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन प्लस जब देता है तो उसको हम बेस कहते हैं। तो बेस अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन, तो ये बेस हो गया, और बेस जो है वो हमारे पास एक केमिकल की टाइप से। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ जाएँ तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर सके, जिस तरह हमने Na3 पहले लिया था, Na3 को अगर हमने प्रोटॉन के साथ ट्रीट किया तो NH4+ यहाँ पे हमारे पास आ गया। जो अमोनिया के साथ जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारे पास इसने प्रोटॉन को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, तो डोनर की वजह से ये हमारे पास बेस कहलाया गया। तो बेस हमारे पास केमिकल्स हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन की तरफ जाए तो अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया ने यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट भी किया है, तो इस दोनों डिफिनीशन को यहाँ पे हमारे पास फॉलो करता है। तो दोनों डिफिनीशन की वजह से Na3 जो है वो हमारे पास बेस कहलाता है। इसके अलावा अगर हम साल्ट की बात करें तो साल्ट भी हमारे पास एक केमिकल्स है। साल्ट हमारे पास कौन सा केमिकल्स है, वो केमिकल्स है द केमिकल्स दैट आर न्यूट्रल इन नेचर, जो नेचर में न्यूट्रल होते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की रिएक्शन से हमारे पास ये बनता है, एसिड एंड बेस की रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास साल्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करें, इसको NaOH के साथ ट्रीट कर दे तो प्रोडक्ट हमारे Na जो है वो हमारे पास Cl के साथ मिल जाएगा। इनको हम सेकंड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल सिर्फ हम समझाते हैं, प्लस H2O हमारे पास रिलीज होगा। तो NaCl अगर ये देखे ये हमारे पास बेस है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, और ये हमारे पास एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन था। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास न्यूट्रल कहलाता है। तो ये हमारे पास साल्ट है। तो साल्ट भी हमारे पास एक केमिकल्स है। तो ये सारे हमारे पास केमिकल हैं, ये किसी रिएक्शन में हमारे पास या यूज होते हैं या हमारे पास फॉर्म होते हैं। तो इसके अलावा जो थर्ड कंसेप्ट है इनका क्लासिफिकेशन है, वो हमारे पास केमिकल जो कि वो हमारे पास या एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इनको मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। एलिमेंट हमारे पास वो सारे स्पीशीज होते हैं जो हमारे पास, या यू कैन से दैट यू कैन डिफाइन इन सिंपल इंग्लिश, यू कैन डिफाइन द केमिकल स्पीशीज दैट कैन द सब्सटेंसेस, द प्योर सब्सटेंस
that cannot further the pure substance that cannot further classified या that cannot further broken down, इस तरह भी लिख सकते हो, broken down and to simpler substance, जो फर्दर हमारे पास सिंपलर सब्सटेंस में तकसीम नहीं किया जा सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं, केमिकल हाँ एलिमेंट्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है, Cl2 की बात करिए हमारे पास एक एलिमेंट है, हीलियम की बात करिए हमारे पास एक एलिमेंट है, नियान की बात करिए हमारे पास ये, इसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो ये हमारे पास कंपाउंड जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, द कम्बिनेशन ऑफ, और ये जो एक कंपाउंड है ये भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस, द प्योर सब्सटेंस दैट इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम बात करें HCl तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, NaCl ये सोडियम के एलिमेंट्स है और क्लोरीन के एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। ये हमारे पास सारे 1 काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं। H2 की अगर हम बात करें तो 1 काइंड ऑफ एलिमेंट, क्लोरीन की बात करें तो 1 काइंड ऑफ एलिमेंट, क्लोरीन, हीलियम की बात करें तो सिंगल एक हीलियम है, तो ये 1 काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो इसको हम हमारे पास कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फिर थोड़ा डिफरेंस है, वो हम फिर जो ये जो 9 क्लास चैप्टर है उसमें सरकार से सर ने भी इनको हम तफसील से समझाए, और इसके अलावा 9 क्लास में हम भी पढ़ा सकते हैं, हम भी पढ़ लेंगे इसको आगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। इसके अलावा हमारे पास H2 एक्सेट्रा ये सारे हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं, इनको पहले मिटाते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पर अलग क्लासिफिकेशन होता है कि ये हम केमिकल को सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हमारे पास केमिकल्स है। तो अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप के बेस पर, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एनी केमिकल स्पीशीज। कोई केमिकल स्पीशीज उसको हम ये जो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी केमिकल स्पीशीज़ को एक अलग पहचान दे, उसको एक अलग प्रॉपर्टी दे, या उसको हम हमारे पास कैटेगराइज करें दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे एलिमेंट्स से इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। या इन शॉर्ट आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, द रिएक्टिव पार्ट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। हम द रिएक्टिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल आर कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो इसको भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हमारे पास कितनी टाइप्स है, इनके बेस पर हमारे पास बहुत कई सारे टाइप्स हैं। इनके बेस पर जिस तरह हमारे पास अल्केन का एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन हमारे पास एक अलग है। अल्कीन के अलावा अल्काइन, इसके अलावा अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, अमाइड, इस तरह बहुत सारे। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो 10th क्लास है उसके जो इसके बाद जो चैप्टर 3rd चैप्टर उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। कीटोन, ईस्टर, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हेलाइड और अल्काइल हेलाइड, एसाइल एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, सो ऑन एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास टाइप्स है फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। अगर हम बात करें अल्कीन की तो अल्कीन में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अगर हम अल्काइन की बात करें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो आर के साथ या अल्काइल के साथ हमारे पास OH ग्रुप आता है। तो ये सारे हमारे पास केमिकल स्पीशीज है। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हमारे पास या फॉर्म या बन रहे होते हैं, या हमारे पास इस्तेमाल या हमारे पास यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप केमिकल के स्पीशीज हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल यूज़ की तो इंडस्ट्रियल यूज़ के बेस पर अलग क्लासिफिकेशन इनकी। इंडस्ट्रियल यूज़ के बेस पर हमारे पास केमिकल को अलग तरीके से क्लासिफाई किए गए। जनरली मैं 2 तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकता हूँ इनको। एक हमारे पास है फार्माक्यूटिकल यूज़, फार्माक्यूटिकल केमिकल्स, और दूसरा जो वो हमारे पास एग्रीकल्चर या एग्रोकेमिकल यूज़, एग्रोकेमिकल्स। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल यूज़ है। फार्माक्यूटिकल यूज़ में जितने हमारे पास मेडिसिन हैं वो हमारे पास आते हैं।
जितनी भी हमारे पास सारे मेडिसिन है वो सारे हमारे पास केमिकल, क्योंकि वो हमारे पास किसी हेल्थ में अगर आप कोई मेडिसिन को ले तो उसका जो केमिकल जो बॉडी में होता है वो हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन या कि कोई भी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में ये हमारे पास यूज़ होते हैं या हमारे पास फॉर्म बन रहे होते हैं, तो वो सारे हमारे पास केमिकल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं केमिकल। एग्रो केमिकल जो मतलब हमारे पास एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में वो सारे केमिकल्स एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज़ होते हैं, जिस तरह पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें, पेस्टिसाइड्स के अलावा इंसेक्टिसाइड्स की अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम हर्बिसाइड्स की बात करें, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्रो केमिकल्स है। पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड का मतलब एक है पेस्ट, और इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट किलर होते हैं, हर्बिसाइड मतलब जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो हमारे पास उनको हमारे पास किल करते हैं। तो ये हमारे पास एग्रो केमिकल है। तो ये सारे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारे पास केमिकल की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है। केमिकल को एक दफ़ा फिर से पढ़ाते हैं। केमिकल के बारे में हमने पढ़ा कि केमिकल हमारे पास वो सारे स्पीशी या वो सारे सब्सटेंस या वो सारे कंपाउंड्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास या बन रहे होते या हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते, तो वो सारे हमारे पास केमिकल कहलाते हैं। केमिकल के अलावा जिस तरह हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन की अगर हमने बात की, तो केमिकल मुख्तलिफ काइंड ऑफ केमिकल आपके पास आ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल भी, इनऑर्गेनिक केमिकल भी। ऑर्गेनिक केमिकल कौन से होते हैं, वो जिसमें जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट कंपाउंड या दे आर डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम आगे जो चैप्टर नेक्स्ट जो चैप्टर थर्ड चैप्टर आ रहा है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन की जो चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो अलग चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिकल वो सारे केमिकल होते हैं जो अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड हमारे पास अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव होते हैं, वो सारे हमारे इनऑर्गेनिक, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तफसील से। यहाँ पे हमने सिर्फ टच दे दिया कि हमारे पास आपको केमिकल हमारे पास कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा एसिड बेस एंड साल्ट की अगर हम बात करें, तो एसिड बेस एंड साल्ट में एसिड जो है वो हमारे पास अलग से केमिकल होती है, जिस तरह को हमने डिफाइन किया, जो प्रोटॉन को दे सके या एक्सेप्ट कर सके, ऑफ लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, तो हमारे पास एसिड कहलाते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल यहाँ पे HCl की अगर हमने बात की, तो HCl जो है वो H+ डोनेट कर होते हैं, प्रोटॉन डोनेट कर होते हैं। जिस तरह हमने वहाँ पे बेसिस की बात की, तो बेसिस में हमारे पास वो जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं या हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सारे बेसिक कहलाते हैं। इसके अलावा साल्ट जो एसिड एंड बेसिक जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन का जो क्या होता है उनका प्रोडक्ट होता है, वो हमारे पास साल्ट कहलाता है। ये सारे हमारे पास केमिकल्स हैं। इसके अलावा जो थर्ड क्लासिफिकेशन की हमने बात की, एलिमेंट और कंपाउंड, ये सब आपके पास जो केमिकल होते हैं वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट वो सारे केमिकल स्पीशी, वो सारे प्योर सब्सटेंसेस that cannot further classify, that cannot further categorize, that cannot further break down into any simpler substances, जो further simpler substance में डिवाइड नहीं हो सकते by any chemical or physical means of, जिसकी हमने बात की हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, इसके अलावा हीलियम गैस, नियान गैस एटसेट्रा, ये तो ये सारे हमारे पास सारे हमारे पास एलिमेंट्स थे। एलिमेंट अक्सर जो थे वो हमारे पास या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या इसके अलावा मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या सिंगल एटम वाले होंगे, या होमो एटॉमिक मतलब सेम काइंड ऑफ एलिमेंट जिससे बने होते हैं, वो सारे हमारे पे एलिमेंट कहलाते हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड वो जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, वो तो सारे हमारे पास कंपाउंड होते हैं। और एलिमेंट और कंपाउंड ये जो 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर है उसमें काशिफ सर ने तफसील से समझाए बताया, यहाँ पे वहाँ पे भी हम ले सकते हैं उनको, हम सब उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे भी आप एलिमेंट एंड कंपाउंड को तफसील से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ टाइप दिया केमिकल की टाइप्स में। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हमारे पास केमिकल्स, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर मुख्तलिफ केमिकल्स आपके पास आते हैं, अल्काइन, अल्कीन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास डिफरेंट होता है हर केमिकल का। अगर हम अल्कोहल का हमारे पास वो है, अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन का कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर हम अल्डिहाइड की बात करें तो इसमें RC डबल बॉन्ड H होता है, तो ये हमारे पास अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन की अगर हम बात करें तो RC डबल बॉन्ड O(N2R), ये हमारे पास कीटोन है। अगर इस तरह की हम बात करें, इस तरह की RC डबल बॉन्ड O(N2R), तो ये C डबल बॉन्ड O(N2R), ये हमारे पास इस तरह ग्रुप है। इस तरह अमाइड होता है, अमाइड कौन सा होता है, RC डबल बॉन्ड O(N2NH2), ये हमारे पास अमाइड है एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास अमाइड है। इसके बाद ये सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के बेस पर वो रिएक्टिव पार्ट जो किसी कंपाउंड उसके बेस पर हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स है। इंडस्ट्रियल उसकी अगर बेस पर अगर हम क्लासीफाई करें तो इंडस्ट्रियल के केमिकल जो होते हैं वो हमारे फार्मास्यूटिकल केमिकल, जो मेडिसिन होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं। इसके अलावा आप ड्रग्स का भी एग्जांपल दे सके, जितने भी ड्रग्स हैं जो एनेस्थेटिक चीज़ें होती है वो हमारे पास सारे फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। एग्रो केमिकल जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये हमारे पास एग्रो केमिकल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी टॉक्सिक एलिमेंट है, टॉक्सिसिटी अगर इसकी हम बात करें, जो टॉक्सिक हमारे पास एलिमेंट होते हैं, या इसके अलावा जो कोरेसिव एलिमेंट होते हैं या कोरेसिव जो कंपाउंड होते हैं, कोरेसिव का मतलब जो एसिड एंड बेसिस होते हैं, और टॉक्सिक का मतलब अगर हम साइनाइड की बात करें मतलब जो टॉक्सिक किसी हेल्थ के लिए टॉक्सिक होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ इरिटेंट कंपाउंड होते हैं। इरिटेंट कंपाउंड वो सारे कंपाउंड जो हमारे पास इरिटेशन खास करते हैं, मतलब वो स्किन में भी, आई में भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं।
तो ये सारे हमारे पास क्लासिफिकेशन है सिर्फ केमिकल की। तो इसके बाद हम इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर में जो उसके में हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम में फिर हम पढ़ेंगे तफसील से। इक्विलिब्रियम के बाद हम केमिकल और इक्विलिब्रियम इसको आपस में मिलाएंगे, फिर इस चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करेंगे। और उम्मीद है आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आया होगा। और अभी तक अगर कोई मसला हो या किसी पॉइंट पे मसला हो तो वो आप कवर कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा चाहता हूँ हो कि अल्लाह हाफ़िज़, बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।